मिशन ओपेरा की पहली किस्त में आपने देखा कि कैसे इसराइल ने फ्रांस की बंदरगाह तोलोन पर इराक के जोहरी रिएक्टर की तोसी प्लांट पर हमला किया, जिसमें 2 साल की ताखीर मुमकिन हो पाई थी। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ न बन पाया तो इसराइल ने इराकी साइंसदानों का कत्ल शुरू कर दिया। साइंसदानों के कत्ल के बाद दीगर साइंसदान खौफ के मारे इराक को छोड़ने लगे। सद्दाम हुसैन ने हर मुमकिन कोशिश की कि जोहरी रिएक्टर पर काम जारी रहे। इसराइल ने जब ये देखा कि सद्दाम हुसैन किसी सूरत जोहरी रिएक्टर पर काम बंद करने के हक में नहीं है, तो फजाई बमबारी के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ना था। और इस तरह इसराइली फजाइया के F-16 तैयारों ने इराक के जोहरी रिएक्टर पर बम गिराए और उसे मुकम्मल तबाह कर दिया। मैं हूं अल्तमश उमर और आप देख रहे हैं कौन क्या है। इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के उस वक्त के डायरेक्टर को अंदाजा था कि साइंसदानों के कत्ल और जासूसी से ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो सकता, तो मोसाद के डायरेक्टर ने इसराइली वजीर आजम मेनाखम बेगन को अक्टूबर 1980 में आगाह किया कि मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, हम इराक को रोकने में कामयाब नहीं होंगे। अभी तक अगर कोई रास्ता मौजूद है तो वो फजाई बमबारी है। मोसाद के डायरेक्टर की नज़र में अब वाहिद रास्ता एक बाकायदा जंगी कार्रवाई का रह गया था, क्योंकि ये हमला बहुत ही खतरनाक नताइज पैदा कर सकता था। लिहाजा सारी तवज्जो इस बात पर दी गई कि अव्वल तो हमले से गुरेज किया जाए, और अगर हमला करना ही है तो इतना ताकतवर हमला होना चाहिए कि उसके बाद इराक के जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं। ओज़रैक रिएक्टर की तबाही की ये कार्रवाई मुकम्मल कामयाबी से हमकिनार हुई और इसराइल ने अपना हदफ हासिल कर लिया। इराक का रिएक्टर मलबे के ढेर में बदल गया और सद्दाम हुसैन के जोहरी अज़ाइम शायद मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो गए थे। सद्दाम ने हमले के बाद इराकी 22 पार्टी की क़यादत से अपने खिताब में अपने नुकसान का जिक्र अफसोस के साथ किया। उन्होंने बमबारी का जिक्र करते हुए आहें भरते हुए एतराफ़ किया कि ये तकलीफ दे है, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा फल था जिसकी तैयारी के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। इनकलाब के उस फल के लिए हमने सियासी तौर पर, साइंसी तौर पर और मुआशी तौर पर तवील अरसे से ज़बरदस्त मेहनत और कोशिशें की थी। इराकी रिएक्टर के हमले के बाद इसराइल ने अपने दफाई हिकमत अमली में एक नए नज़रिए का इजाफा किया, जिसे बाद में बेगन डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। उस नज़रिए के मुताबिक इसराइल खत्ते में अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझे जाने वाले किसी भी मुल्क को जोहरी टेक्नोलॉजी से महरूम रखेगा। अमूमन पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान वैसी मुखसमाना और दुश्मनी की फ़िज़ा नज़र नहीं आती जैसे ईरान, शाम, हिज़्बुल्लाह या हमास की इसराइल के साथ है। ताहम पाकिस्तान में अपनी जोहरी तंसीबात की सलामती के हवाले से कई मरतबा इसराइल के हमले से निमटने की तैयारियों की बात की जाती रही है। पाकिस्तान के एक दिफाई तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर फहद मसूद कहते हैं कि अगर साफ साफ बात की जाए तो ये बात समझना होगी कि पाकिस्तान और इराक में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान एक बहुत ही मुख्तलिफ कहानी है। अब टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल चुकी है और हालात भी। फहद मसूद मजीद ये बताते हैं कि ओज़रैक के वाक़ये के बाद हमने कई बार इसराइली ख़तरे का जायज़ा लिया और फिर उसके ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सारी मशक़ें की, जैसे थंडर बुलेट, जिसकी सन 80 की दहाई में कहोटा को महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज थी, जो उस वक्त पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का मरकज़ था। फहद मसूद के बकौल पाकिस्तान के जोहरी असासे मुख्तलिफ जगहों पर मुंतशिर कर दिए गए हैं। फ़ज़ाई दिफा की भी बेहतर सतह पर तैयारी है, जैसा कि हमने सन 2019 में भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान अपने मशरिकी दुश्मन इंडिया को नाकाम बनाया। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसराइल के हमले के खिलाफ भी गोलान 8 ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार रखी हुई है। गोलान 8 उस मिशन का खुफिया नाम था जिसमें पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अलवी ने शाम की फ़िज़ाइया के MiG-21 से इसराइली फ़िज़ाइया का एक मिराज तैयारा गोलान की पहाड़ियों में मार गिराया था। उन्हें शाम और पाकिस्तान ने कौमी अवार्ड्स दिए थे। पाकिस्तान के दिफाई और स्ट्रेटेजिक मालूमात के मारूफ मैगजीन डिफेंस पाक के जुलाई 2010 के मुताबिक पाकिस्तान ने सन 1981 में ही महसूस कर लिया था कि इराक के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसलिए सन 1982 में ही कहोटा की हिफाजत के लिए किसी हमले की सूरत में हंगामी तौर पर निमटने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया था। 28 मई सन 1958 के पाकिस्तान के जोहरी धमाकों के इंतजामात की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मंसूबाबंदी कर रखी थी और उस मंसूबे का नाम ऑपरेशन बेदार 98 रखा गया था।
ایک رپورٹ کے مطابق جب پاکستان نے جوہری تجربہ کرنا تھا تو پاکستان ایئر فورس کے ایلیٹ اسکواڈرن 9 جو گریفن کہلاتا ہے کوئٹہ اور چاقی کے علاقے میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ اسکواڈرن 11 کو جیکب آباد اور سندھ کے علاقے میں شہباز بیس پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 6 ہرکولیس بمبار طیارے فضا میں موجود تھے۔ اس طرح کل ملا کے اس وقت پاک فضائیہ کے پاس مختلف پروازوں میں 12.5 لاکھ پاؤنڈ وزنی اسلحہ اور بارود فضا میں موجود تھا۔ جوہری دھماکوں کے لیے تمام ضروری حصے چکلالہ ایئر بیس راول پنڈی سے دلبندین ایئرپورٹ بلوچستان تک ہرکولیس طیاروں میں لے جائے گئے تھے، جن کی فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس 4 پاکستانی F-16 لڑاکا طیارے حفاظت کر رہے تھے۔ F-16 طیاروں کو یہ خفیہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کسی وقت یہ معلوم ہو کہ ہرکولیس طیارہ جس میں جوہری اثاثے لے جائے جا رہے تھے ہائی جیک ہو گیا ہے یا اسے ملک کی فضائی حدود سے باہر لے جایا جا رہا ہے تو اسے میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے۔ یہ ساری کارروائی بہت خفیہ تھی۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان ایئر فورس کو شدید خطرہ تھا کہ جوہری اثاثوں یا جوہری پروازوں کی اس ترسیل کے مشن یا اس میں شامل طیاروں پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ عین اس وقت فضائیہ کے اعلیٰ کمانڈ میں کھلبلی مچ گئی تھی جب چاغی میں دھماکے کی جگہ راس کوہ پر اچانک ایک F-16 طیارہ نچلی پرواز کرتا ہوا ریڈار میں نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ F-16 اسرائیلی فضائیہ کا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ تھا۔ اس قسم کی تیاری اور سوچ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ اسرائیلی حملے کے امکان کو حقیقی سمجھتی ہے اور اپنی طرف سے اس حملے سے نمٹنے کی مکمل تیاری کیے ہوئے ہے۔ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر فہد مسعود کہتے ہیں موجودہ حالات میں اسرائیل بہت زیادہ فضائی طاقت اس ملک کے لیے استعمال کر رہا ہے جس کے پاس فضائیہ نہیں ہے۔ فضائی طاقت کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مخالف کے پاس بھی فضائی طاقت ہوتی تو پھر یہ برابری کا مقابلہ ہوتا۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کا استعمال غریب لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ برابر کے مخالف کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔